आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ये जो हिंदी है, ठीक है ना। हिंदी किताब है दिंगत। किताब का क्या नाम है? दिंगत भाग 2। ठीक है। तो जो दिंगत भाग 2 है आपके 12th क्लास में जो हिंदी का किताब दिया हुआ है, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं। पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो इस हिंदी में टोटल जो है हम लोग को 29 चैप्टर, कितना? 29 29 चैप्टर जो हम लोग को टोटल जो है वो पढ़ना होता है। ये जो दिया है ना, ये आपको हम बता देते हैं कैसे इसको जो है वो कवर करके दिया है। जैसे में देखिए, ये जो है आपका मान लेते हैं हिंदी का किताब हो गया। इसको टोटल 3 पार्ट में, कितने? 3 भाग में बांटा है। एक जो है आपका गद्य खंड दिया हुआ है, दूसरा जो है काव्य खंड, और तीसरा जो है प्रतिपूर्ति खंड। प्रतिपूर्ति खंड, ठीक है। इस गद्य खंड में टोटल 13 चैप्टर है, इसमें 13 चैप्टर है, और प्रतिपूर्ति में जो है आपका 3 चैप्टर है। तो 13 13 26 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे 29। तो टोटल कितना चैप्टर हुआ? 29। यानी हिंदी में हम लोग को 29 चैप्टर जो है वो पढ़ना है, और 12 से 14 पॉइंट जो है आपको ग्रामर का मिल जाएगा। और इस चैनल पर जो है सभी चैप्टर और ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम की बात कर लेते हैं कि सिलेबस एग्जाम में कैसे रहने वाला है। तो देखिए, सबको पता है कि बिहार बोर्ड क्या करता है, 100 मार्क्स का जो एग्जाम लेता है, इसमें आपको 50% ही क्वेश्चन बनाना होता है। इसका मतलब है कि 200 का आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। मतलब एग्जाम में आपको 200 का प्रश्न देता है, जिसमें से आपको 50% यानी 100 नंबर का जो है बनाना रहता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले जो आपको 50% जो है आपको ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। 100 में से आपको जो है वो 50 ऑब्जेक्टिव बना लेना है। तो पहले ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करते हैं। ये टोटल आपको 100 MCQ देगा, कितना? 100। इस 100 में से जो है आपको 50 जो है आपको बुक से रहेगा, कितना? 50। और 50 जो है आपको ग्रामर से रहेगा, ठीक है। वही इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से आपका 60 रहता है, और किताब से जो है वो आपका 40 रहता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में क्या किया है, अब 2-3 साल से देखा जा रहा है कि दोनों 50-50% कर दिया है। यानी ग्रामर से भी जो है वो आपको 50 कर दिया है, और आपका बुक से भी 50 कर दिया है, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पहला चैप्टर, ठीक है ना। हम लोग गद्य खंड पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले? गद्य खंड, ठीक है। और गद्य खंड में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, पाठ का नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत, ठीक है। ये जो बातचीत है, ये जो है वो ललित निबंध है, ठीक है। क्या है? ललित ललित निबंध। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो बातचीत पाठ है वह गद्य की कौन सी विद्या है, तो आप बोलिएगा ललित निबंध है। कौन सी विद्या है? ललित निबंध है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कवर करेंगे लेखक परिचय। किसको? लेखक परिचय। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय के बारे में। इसका लेखक कौन है? यानी बातचीत पाठ का जो है वह लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि यह पहला चैप्टर है, गद्य खंड है, हिंदी विषय है, और पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। इसका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत जो है वह साहित्य की कौन सी विद्या है? ललित निबंध है। अगर ऑप्शन में ललित नहीं देगा तो सिर्फ निबंध भी आपका दे सकता है। उसके बाद से चलिए हम लेखक परिचय शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लेखक का नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेखक का नाम, ठीक है। तो लेखक का नाम बताइए। लेखक का नाम क्या हुआ? बालकृष्ण भट्ट। आपको पहले बताएं कि लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अच्छा, अब उसके बाद से यहाँ से 2-3 पॉइंट जो आप कवर कीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं, ये जो लेखक है, ठीक है ना, लेखक बालकृष्ण भट्ट। कौन? बालकृष्ण बालकृष्ण भट्ट। ये जो बालकृष्ण भट्ट थे ना, पूछेगा किस युग से थे, तो आप बोलिएगा भारतेंदु युग से थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग से थे? भारतेंदु युग से थे। अगर काल पूछे किस काल के लेखक थे, तो आप कहिएगा आधुनिक काल। कौन सा? आधुनिक आधुनिक काल, ठीक है। अगर शताब्दी पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस शताब्दी के प्रमुख लेखक है, तो आप बोलिएगा 20वीं शताब्दी। कौन सा?
20वीं शताब्दी। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख कवि लेखक है? तो भारतेंदु युग का। बालकृष्ण भट्ट किस काल का प्रमुख लेखक है? तो आधुनिक काल। और किस शताब्दी का है? तो आप कहिएगा 20वीं शताब्दी। कौन सा? 20वीं शताब्दी। ठीक है, तो इसमें जो आप पूरा कवर रखिएगा। चलिए, अच्छा एक और चीज समझिए कि जो भारतेंदु युग का, कौन सा युग का? भारतेंदु युग। ये जो भारतेंदु युग का जो प्रमुख लेखक थे, ये पूछेगा कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा युग था? तो आप याद रखिएगा उर्वर युग था। कैसा युग था? उर्वर। ठीक है ना, उर्वर युग था। चलिए ओके, यहाँ तक पूरा क्लियर। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो थे वह किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। किस युग के? भारतेंदु। निबंध लेखन की दृष्टि से जो भारतेंदु युग था, ठीक है ना, अभी बताएं कि निबंध लेखन की दृष्टि से जो भारतेंदु युग था वह कैसा था? तो उर्वर था। कैसा था? उर्वर था। ठीक है, आप कॉपी निकाल के इसको नोट करते जाइएगा। देखिए, अब यहाँ पे काल पूछेगा। क्या पूछेगा? काल। कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के प्रमुख लेखक थे? तो आधुनिक काल। ठीक है, अगर युग कहेगा तो क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। अगर यहाँ से शताब्दी पूछ देगा तो याद रखिएगा 20वीं शताब्दी। कौन सा? 20वीं शताब्दी। अगर शताब्दी पूछेगा तो 20वीं शताब्दी। ठीक है, अच्छा ये जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, पाठ का नाम क्या है? तो बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। ये बातचीत गद्य की या साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप बोलिएगा ललित निबंध। कौन सी विधा है? ललित निबंध। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आपका यहाँ से सेट करे, जैसे में देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं बातचीत पाठ में, इसको आप नोट करते रहे जितना भी बोल रहे हैं। ठीक है, बातचीत पाठ में किसकी शैली, ठीक है, किसकी शैली बताई गई है? ठीक है, उसमें ऑप्शन दे खेलने की शैली या बातचीत की शैली, खाने की शैली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बातचीत की शैली। क्या हो जाएगा? बातचीत की शैली। चलिए, तो यहाँ तक आप पूरा कवर कर लिए। यानी सबसे पहले हम आपको क्या बताए? तो लेखक का नाम, बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। किस युग से थे? तो भारतेंदु युग से थे। भारतेंदु युग कैसा था? तो उर्वर युग था। कैसा था? उर्वर। लेखन दृष्टि से कैसा था? तो उर्वर था। बालकृष्ण भट्ट किस काल के जो प्रमुख लेखक थे? तो आधुनिक काल। शताब्दी बता ही दी कि शताब्दी पूछेगा तो 20वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, बातचीत पाठ की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है। कौन सी विधा है? ललित निबंध है। और बातचीत पाठ में किसकी शैली बताई गई है? यानी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा किसकी। ठीक है ना, किसकी शैली बताई गई है? तो किसकी शैली बताई गई है? तो बातचीत की शैली बताई गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इससे संबंधित अभी हम लोग जितने भी पॉइंट देखे, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसमें जो निबंधकार है कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो अभी बताएं कि जो बालकृष्ण भट्ट थे वो भारतेंदु युग के थे। काल कहता तब आप कहते आधुनिक काल, शताब्दी कहता तो 20वीं शताब्दी। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो बातचीत है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो यानी इसका लेखक का नाम आप ऐसे समझिए कि बातचीत पाठ का लेखक कौन है। ठीक है ना, तो जो लिखा गया उसी का नाम लेखक कहेंगे तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया होगा। चौथा क्वेश्चन है कि बातचीत गद्य की कौन सी विद्या है? यानी हम लोग देखें कि पाठ का नाम था बातचीत। क्या नाम था? बातचीत। ये बातचीत जो है वो लेखक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे। ये विद्या कौन सी है? तो ललित निबंध है। कौन सी? ललित निबंध। ठीक है, ललित निबंध। तो बताइए कि बातचीत गद्य की कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ललित निबंध। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निबंध लेखन की दृष्टि से। ठीक है, निबंध लेखन की दृष्टि से जो भारतेंदु युग था वह कैसा युग था? तो आप बोलिएगा उर्वर युग था। कैसा युग था? उर्वर युग था। बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो आपको बताए आधुनिक काल। कौन सा? आधुनिक काल। अच्छा एक चीज और आपको हम बताए हैं, देखिए इसका क्या हो जाएगा? आधुनिक काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल। अच्छा एक चीज और आपको हम बताए हैं, कौन सा? तो शताब्दी। कौन सा? शताब्दी। ये वाला क्वेश्चन जो है वो नोट करना मिस्टेक हुआ है तो आप उसको नोट कर लीजिए। 20वीं शताब्दी। कौन सा? 20वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए तो इसमें 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बातचीत पाठ में किसकी शैली बताई गई है? तो आपको बताया कि बातचीत पाठ में किसकी शैली बताई गई है? तो बातचीत करने की शैली बताई गई। किसकी? बातचीत करने की शैली बताई गई है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पे चलते हैं। देखिए
और थोड़ा सा हम लोग बालकृष्ण भट्ट के बारे में और विस्तार से हम लोग देख लेते हैं कि जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना, लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। जो पहला चैप्टर है बातचीत, इस पाठ का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844, ठीक है। यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है वो कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। और बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914। क्लियर? अच्छा, उसके बाद से बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ था? तो याद रखिए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसको आप जो है नोट करते रहिएगा। बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। यानी एक बार हम लोग पूरा देखते हैं, इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बताया कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844। निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914। उसके बाद से जन्म स्थान इनका कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। 23 जून 1844, 20 जुलाई 1914, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। देखिए माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। ये जो इनकी माता जो थी ना, वो सुसंस्कृत महिला थी। क्या थी? सुसंस्कृत, सुसंस्कृत महिला, ठीक है। इनकी जो माता थी वो सुसंस्कृत महिला थी। उसके बाद से इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। और एक पेशा से क्या थे? तो एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी, ठीक है। इनके पिताजी पेशा से क्या थे? तो व्यापारी थे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बताएं कि इनका माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। इनकी माता क्या थी? तो एक सुसंस्कृत महिला थी। क्या थी? सुसंस्कृत महिला। इनके पिताजी पेशा से क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए ये वाला पॉइंट अभी समझाएं कि इनके पिताजी का पेशा क्या था, या फिर इनके पिताजी पेशा से क्या थे? तो व्यापारी थे। और इनकी जो माता की जो प्रवृत्ति थी वो कैसी थी? तो सुसंस्कृत महिला। कैसी? सुसंस्कृत महिला। तो इसमें हम लोग देखें कि इनके माता का नाम क्या मिला? तो पार्वती देवी। पार्वती देवी। इनके पिता का नाम क्या मिला? तो बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। इनकी माता जो थी वह क्या थी? तो एक सुसंस्कृत महिला। पिताजी पेशा से क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट, ये जो बालकृष्ण भट्ट लेखक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में। उसके बाद से 9 नंबर देखिए क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1914, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? क्या पूछ रहे हैं? पिता का नाम। पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनके पिता पेशा से क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशा से क्या थे? देखिए क्वेश्चन आ गया, तो व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी, ठीक है। इनके माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। अच्छा, अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछे बालकृष्ण भट्ट के जो माता थी वह क्या थी? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की माता जो थी वह क्या थी? तो आपको बताया सुसंस्कृत महिला थी। क्या थी? सुसंस्कृत महिला। सुसंस्कृत महिला। इनके पिताजी पेशा से क्या थे? तो आप याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशा से जो थे वो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। चलिए यहाँ तक पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के मन में, ठीक है ना, एक होता है ना कि मतलब जिसके चलते आप पढ़ाई शुरुआत करते हैं, या फिर जिसकी प्रेरणा से आप पढ़ाई पढ़ाई को जो है वो आरंभ करते हैं, ठीक है। तो इनके मन में, यानी बालकृष्ण भट्ट के मन में जो अध्ययन की रुचि है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जो है
वह किसने जगाई थी या फिर किसने जो है वह डाला था, यानी इनको पढ़ने की जो लालसा है ना इनके मन में, वह किसने दिया था, तो उनकी माता, यानी बालकृष्ण भट्ट की माता। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, पार्वती देवी, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि बालकृष्ण भट्ट के माता, देखिए यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन रहेगा कि बालकृष्ण भट्ट के, ये जो है ना इसको हटा दीजिए। अब बन जाए क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई। इसमें क्या था, तो आंसर भी यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई, तो उनकी माता। और उनकी माता ऑप्शन में नहीं देगा तो उनकी माता का नाम दे देगा क्या, पार्वती देवी। क्या नाम दे देगा, पार्वती देवी। तो ये दोनों को जो आप याद रखिएगा। ठीक है, माता का भी नाम दे सकता है या फिर उनकी माता, उनके पिता, उनकी बहन, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। देखिए अब इनकी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं शिक्षा के बारे में, हम लोग बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट के शिक्षा के बारे में। तो बालकृष्ण भट्ट जो है प्रारंभ में संस्कृत का अध्यापन किए थे। ठीक है ना, किसका, संस्कृत। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है वह प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे, तो संस्कृत का। किस विषय का, संस्कृत का अध्ययन किए थे। और फिर आगे करेंगे 1867 में, कब, 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास किए या फिर दिए। ठीक है, तो इनकी शिक्षा में आप इतना पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले शिक्षा में आपको क्या बताएं, थोड़ा सा शिक्षा में हम लोग क्या देखें, तो इसको पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि उनकी माता यानी बालकृष्ण भट्ट की माता, उनकी माता, उनकी माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी। क्या नाम था, पार्वती देवी। तो बालकृष्ण भट्ट की माता पार्वती देवी उनके मन में अध्ययन की रुचि जगाई, अध्ययन की रुचि जगाई। ठीक है, उसके से बताया कि प्रारंभ में बालकृष्ण भट्ट किस विषय का अध्ययन किए थे, तो प्रारंभ में जो है वह संस्कृत, किस विषय का, संस्कृत विषय का जो वह अध्ययन किए थे। और फिर बताया कि एंट्रेंस की परीक्षा, एंट्रेंस की परीक्षा, एंट्रेंस की परीक्षा कब पास किए, तो 1867 में। कहाँ से, प्रयाग के मिशन स्कूल से। कहाँ से, प्रयाग के मिशन स्कूल से। ठीक है, ये सब पॉइंट को आप क्लियर रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन करें कि बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे, तो 1867 में। कब दिए थे, 1867 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कहाँ से दिए थे, तो अभी आपको बताया प्रयाग के मिशन स्कूल से। कब दिए, 1867 में। कब दिए, 1867 में। चलिए उसके बाद से आगे थोड़ा सा ये वाला पॉइंट को नोट कीजिएगा, मेन पॉइंट रहेगा। कह रहे कि बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है ना, किसका, बालकृष्ण भट्ट का, जो हम लोग के पहला चैप्टर का लेखक है। तो बालकृष्ण भट्ट का पहला मासिक पत्रिका का नाम क्या था। यहाँ से पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का पहला मासिक पत्रिका का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा हिंदी प्रदीप। क्या नाम था, हिंदी प्रदीप। या फिर ऐसे भी दे देगा कि हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप क्या है। तो हिंदी प्रदीप क्या है, तो एक मासिक पत्रिका है। क्या है, मासिक, मासिक पत्रिका है। हिंदी प्रदीप क्या है, मासिक पत्रिका है। और किसने इसको निकाला था, तो बालकृष्ण भट्ट। किसने, बाल कृष्ण भट्ट। अब देखिए इसको जो है वो 33 वर्षों तक चलाते रहे, 33 यस। ठीक है, यानी बालकृष्ण भट्ट जो है वो, जो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका है उसको कितने वर्षों तक चलाते रहे थे, तो 33 वर्षों तक। हिंदी प्रदीप जो है वो किसने निकाला था, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का पहला मासिक पत्रिका का नाम क्या था, तो हिंदी प्रदीप। ये सबको जो है वो याद रखिएगा। फिर देखते हैं कि इसको निकालना प्रारंभ किए थे, यानी बालकृष्ण भट्ट जो है वह हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका को निकालना कब प्रारंभ किए थे, तो 1877 में। कब, 1877 में। ठीक है, और किसकी प्रेरणा से जो अपना पहला मासिक पत्रिका निकाले थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। ठीक है, ये जो है याद रखिएगा। इनसे संबंधित जितने भी मासिक पत्रिका से संबंधित है, सबसे पहले आपको बताएं कि इनकी पहली मासिक पत्रिका का नाम क्या था, हिंदी प्रदीप। यानी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की पहली मासिक पत्रिका का नाम क्या था, हिंदी प्रदीप। इसे निकालना कब शुरुआत करते हैं, तो 1877 में। 1877 में। किसकी प्रेरणा से जो अपना पहला मासिक पत्रिका निकाले थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। ठीक है, और किसकी प्रेरणा से जो अपना पहला मासिक पत्रिका का नाम क्या था, हिंदी प्रदीप। इसे निकालना कब शुरुआत करते हैं, तो 1877
कितने वर्षों तक चलाते रहते हैं? तो 33 वर्षों तक चलाते रहते हैं। किसकी प्रेरणा से निकालना शुरुआत करते हैं? तो भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए अब इससे हम लोग संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका जो है किसके द्वारा निकाला गया था। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका जो है किसके द्वारा निकाला गया था? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। हिंदी प्रदीप क्या था? तो आपको बताए मासिक पत्रिका। क्या था? मासिक पत्रिका। निकलना हिंदी प्रदीप को निकलना कब प्रारंभ किए थे? तो 1877 में पहली मासिक पत्रिका था। कितने वर्षों तक चलाते रहे थे? तो 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने? 33। ठीक है, इसे कितने वर्षों तक चलाते रहे थे? तो 33 वर्षों तक जो है इसको वह चलाते रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा पॉइंट जो है आप क्लियर कर लिए होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट जो है वह हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चलाते रहे? तो अभी बताएं 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक इसको वह चलाते रहे थे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट की, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट की पहली मासिक पत्रिका, बालकृष्ण भट्ट की पहली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? तो अभी बताए कि बालकृष्ण भट्ट की पहली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? तो हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की पहली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? हिंदी प्रदीप। अच्छा, उसके बाद से यहाँ तक पॉइंट आपको पूरा नोट हो गया होगा। यहाँ तक कितने वर्षों तक चलाते रहे? 33। 22 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे? 1877 में। कब? 1877 में। 23 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसकी प्रेरणा से, ठीक है, किसकी प्रेरणा से जो वह निकालना प्रारंभ किए थे? तो किसकी प्रेरणा से निकालना प्रारंभ किए थे? तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। मतलब इनको प्रेरणा यही ना दिए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसलिए इनको प्रेरक व्यक्ति कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा यानी वेदों की जांच जो है समीक्षा जो है वो कब किए थे? 1881 में। कब किए थे? 1881 में। यानी इसमें हम लोग पूरा सन ईस्वी का पॉइंट एक बार हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट का जन्म तो कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी। उसके बाद से याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का निधन, तो बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। एंट्रेंस की परीक्षा, ठीक है ना, एंट्रेंस की परीक्षा, तो बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए? 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से। ठीक है, फिर बताया कि पहला जो मासिक पत्रिका था उनका, पहला मासिक पत्रिका, तो इनका पहला मासिक पत्रिका का नाम क्या था? हिंदी प्रदीप। इसको निकालना कब प्रारंभ किए थे? 1877। फिर मिला वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा, वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब किए थे? 1881 में। ठीक है, तो ये सब सन ईस्वी है, इसको जो आप एक जगह इकट्ठा जो इसको नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। करें कि जो बालकृष्ण भट्ट जो है ना, इनके लगभग 1000, कितने? 1000, यानी बालकृष्ण भट्ट का जो है वह 1000 से भी जो है ना वह लगभग वह निबंध को लिखे हुए हैं। कितने? 1000। अब मान लेते हैं कि जितने भी निबंध लिखेंगे सब तो मतलब उतना फेमस नहीं होगा, यानी उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग महत्वपूर्ण की बात करें तो 100 से ऊपर महत्वपूर्ण है, यानी टोटल। ठीक है, ये टोटल कुल जो है वह कितने निबंध जो है लिखे हुए हैं? तो 1000। कितने? 1000। अगर महत्वपूर्ण की बात की जाए तो कितना है? 100 महत्वपूर्ण है उसमें से। ठीक, 1000 लिखे हैं लेकिन 100 जो है वह महत्वपूर्ण है। अब इनके जो है ना एक भट्ट निबंध माला, कौन सा? भट्ट निबंध माला नाम से जो है 2 खंडों से वह एक संग्रह प्रकाशित है। यानी अगर देखा जाए बालकृष्ण भट्ट के जितने भी निबंध है वह सब जो है भट्ट निबंध माला, ठीक है ना, भट्ट निबंध माला में जो उसमें सबको संग्रहित कर दिया गया। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका कि भट्ट निबंध माला
भट्ट निबंध माला कितने खंडों में प्रकाशित है? तो याद रखिएगा 2 खंडों में प्रकाशित है। कितने? 2 खंडों में प्रकाशित है। इसमें इन्होंने 1000 से अधिक जो है वो निबंध लिखे, जिसमें से 100 से ऊपर जो वो क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल, नाम याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को, किसको? बालकृष्ण भट्ट को। इसको आप तोड़ तोड़ कर याद कीजिएगा तो समझ में आएगा। देखिए नाम क्या है, तो रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल किसको? तो बालकृष्ण भट्ट को। किसको? बालकृष्ण भट्ट को। तो रामचंद्र शुक्ल बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के, ठीक है ना, यानी जो इंग्लिश साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन की श्रेणी में रखा है। ठीक है, यानी ऐसे आप समझिए कि अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर उसको रखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी पूछेगा कि हिंदी साहित्य का, तो अंग्रेजी साहित्य में स्टील और एडिशन थे ना, लेकिन हिंदी साहित्य का स्टील और एडिशन जो है वह किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को। किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो है आप ऑब्जेक्टिव कीजिएगा पूरा कि बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन की श्रेणी में किसने रखा था? तो अभी हम लोग देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा है? तो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन की श्रेणी में, अंग्रेजी साहित्य के स्टील की श्रेणी में। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन की श्रेणी में किसने रखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट को किसने निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन की श्रेणी में रखा? किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का एडिशन यानी स्टील भी दे सकते हैं, एडिशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वह आप इम्पोर्टेंट समझिए अपने 26 एग्जाम के लिए 2026 में। ठीक है, कि हिंदी साहित्य के एडिशन या स्टील किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। अभी आपको बताएं कि इनके मतलब भट्ट निबंधमाला नाम से जो है वह पूरा इनका निबंध संग्रहित है, प्रकाशित है। तो कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 2 खंडों में प्रकाशित है। और भट्ट जी ने अपने पूरे अधूरे उपन्यास, ठीक है ना, इनके जितने पूरे अधूरे उपन्यास है वह किस में लिखा है? तो याद रखिएगा ये जो है वह हिंदी प्रदीप में लिखा है। किस में लिखा है? हिंदी प्रदीप में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रहा आपके पहला चैप्टर का कुछ जो है वह इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ से थोड़ा सा और हम लोग विशेष के लिए देख लेते हैं कि इनकी वृत्ति, यानी थोड़ा पैसा, इनका जो है था व्यवसाय, पैसा कैसे कमाते थे। तो 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए थे, यानी वो पढ़ाए थे। ठीक है ना, अच्छा आपको बताए थे 1867 में, कब? 1867 में एंट्रेंस की भी परीक्षा दिए थे। एंट्रेंस की परीक्षा, ठीक है, एंट्रेंस की परीक्षा। ठीक है, कब? 1867 में। कहाँ से दिए थे? तो ये भी वही पॉइंट था, प्रयाग के मिशन स्कूल से। ठीक है ना, प्रयाग के मिशन स्कूल से। तो उसी स्कूल में, प्रयाग के मिशन स्कूल में, उसी स्कूल में जो है 1869 से 75 तक जो है वह अध्यापन करते हैं। फिर 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन करते हैं। अच्छा एक पॉइंट आपको हम शुरुआत में बताए थे कि यह प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? तो संस्कृत का ही अध्ययन किए थे। या फिर बाद में 1885 में CAV स्कूल में जो है वह संस्कृत का अध्यापन करते हैं। 1888 में जो है वह कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में फिर अध्यापक नियुक्त होते हैं, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण जो इनको नौकरी छोड़ना पड़ता है। ठीक है, किस कारण? तो उग्र स्वभाव के कारण जो इनको नौकरी जो वापस इनको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा इनकी वृत्ति याद रखिएगा। चलिए अब विशेष परिस्थिति में हम लोग देख लेते हैं कि विशेष परिस्थिति क्या था। तो पिता के निधन के बाद पैतृक व्यापार को लेकर गृह कला, यानी जब इनके पिताजी का निधन हुआ तो इनके घर लोगों का नाम था कि आप जो है वो अपने पिताजी के व्यापार को ही, यानी उनके पिताजी पेशा से क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे।
तो इनके घर वालों ने, परिवार वालों ने कह रहा था कि आप व्यापारी मतलब व्यापार ही कीजिए ये सब काम छोड़कर, ठीक है। तो इसलिए इनको गृह कलह का जो है यानी घर के झगड़ा का जो उनको सामना करना पड़ा था। 1886 में जो वो लाला श्रीनिवास दास की एक मतलब रचना है संयोगिता स्वयंवर, क्या नाम है, संयोगिता स्वयंवर, तो उसकी कठोर आलोचना किए थे, ठीक है। जीवन के अंतिम दिनों में, कब, जीवन के अंतिम, यानी समझिए कि जब इनका जीवन का लास्ट चरण चल रहा था, तो जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी में जो है वो आमंत्रित किया गया था। यानी बालकृष्ण भट्ट को जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के लिए जो वो संपादन उसके करने के लिए किसके द्वारा, तो श्याम सुंदर द्वारा काशी में आमंत्रित किया गया था। अब यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहे कि बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट 1869 से 75 तक किस स्कूल में अध्यापन का कार्य किए, पढ़ाए थे, तो बताए प्रयाग के मिशन स्कूल। और 1867 में यहीं प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या किए थे, वो एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे, एंट्रेंस की परीक्षा दिए 1867 में। और 1869 से 75 के इसमें अध्ययन किए। और 1877 में क्या किए थे, तो वो अपना पहला मासिक पत्रिका, ठीक है, पहला मासिक पत्रिका निकलना प्रारंभ किए थे। और उसको 33 वर्षों तक, कितने, 33 वर्षों तक चलाते रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से निकलना प्रारंभ किए थे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि प्रयाग के मिशन स्कूल में बालकृष्ण भट्ट जो कब से कब तक अध्यापन का कार्य किए थे, तो आपको पता होगा 1869 से 1875 तक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1869 से 1875 तक जो उसमें अध्यापन का कार्य किए थे। कब से कब तक, 1869 से 1875 तक। प्रारंभ में बालकृष्ण भट्ट किस विषय का अध्ययन किए, तो आपको बताए संस्कृत का, किस विषय का, संस्कृत का। अब 35 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कि संयोगिता स्वयंवर, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो ये आपका देखिए, अब ये ना कि पहला चैप्टर में दिया तो आप बालकृष्ण भट्ट इसके आंसर बता दें, नहीं, ये बालकृष्ण भट्ट नहीं होगा। बालकृष्ण भट्ट किए क्या थे, तो जो संयोगिता स्वयंवर था ना वो लाला श्रीनिवास दास की रचना था, किसकी, लाला श्रीनिवास दास। तो 1886 में इसकी वह आलोचना कर देते हैं बालकृष्ण भट्ट। उसकी रचना नहीं किए थे, उसकी आलोचना किए थे 1886 में। तो आखिर वह रचना किसकी थी, तो लाला श्रीनिवास दास की, ठीक है। अब इनके कुछ प्रमुख जो वह हम लोग रचनाएं देख लेते हैं, क्या देखते हैं, रचना, ठीक है, यानी इनकी कुछ रचना देखते हैं। तो इनके उपन्यास में आप याद रखिएगा, 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा, सद्भाव का भाव। देखो अगर हम लोग महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, एकदम महत्वपूर्ण है, 100 अजान एक सौ जान। इसके अलावा आप याद रखिएगा दमवंती, ठीक है, दमवंती स्वयंवर, आप इसको नोट करें, दो गो आप जो है ना आप नोट कर लीजिए, स्वयंवर होगा, ये वार नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से इसको आप देख लीजिएगा स्वयंवर, ऐसे स्वयंवर, ठीक है। तो कह रहा है कि दो गो आप याद रखिएगा, 100 अजान एक सौ जान और दमवंती स्वयंवर, ठीक है। और इधर नाटक में जो एक आप रेल का विकट खेल, यानी 3 हुआ। देखो आपको हम यहाँ पे टिक आउट कर देते हैं, वहीं आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से। तो सबसे पहले एक आप 100 अजान एक सुजान, कौन सा, 100 अजान, 100 अजान एक सुजान याद रखिएगा। रेल का विकट खेल याद रखिएगा। जैसा काम वैसा परिणाम याद रखिएगा। और एक और बताएं, आप इधर से याद रखिएगा, लिख देते हैं यहाँ पे, दमवंती, दमवंती स्वयंवर, ठीक है। तो बस यही आपको 4 याद रखना है, ठीक है, इसमें से गेस जो है रचना यही 4 है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग करते क्या है, तो अभी जो है हम लोग लेखक परिचय जो पूरा समाप्त कर चुके हैं। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे इस पूरा ऑब्जेक्टिव को ही देखेंगे। ऑब्जेक्टिव तो वैसे हम लोग साथ में करते हैं, लेकिन कल जो है वो हम लोग टोटल टेस्ट हम लोग लगाएंगे ऑनलाइन, ठीक है, कि किसमें कितना होता है, आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ है। आज हम लेखक परिचय पढ़े, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको नोट करा दिया गया है। अब इसके बाद से जो हम लोग देखते हैं पाठ को, ठीक है ना, पाठ परिचय, यानी पाठ में है क्या इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, पाठ परिचय, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको हम लोग पाठ को शुरुआत करेंगे और पाठ को जो आप समझिएगा। चलिए तो अब हम लोग इसमें पाठ में हम लोग शुरुआत करते हैं।
और यहाँ से देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको निकला कि बातचीत, ठीक है ना। बातचीत शीर्षक निबंध जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। हम लोग लेखक परिचय में पढ़े हैं कि बातचीत जो निबंध है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में यानी बातचीत पाठ में वाक शक्ति को, ठीक है ना, किसको? वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। किसका वरदान बताया है? ईश्वर का वरदान। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वाक शक्ति जो है वह किसने दिया है, तो ईश्वर ने हमें दिया है। अच्छा, एक मन में डाउट आएगा कि ये वाक शक्ति होता क्या है, ठीक है। तो वाक शक्ति का अर्थ होता है बोलने की शक्ति। क्या होता है? बोलने की शक्ति। वाक शक्ति मतलब क्या होता है? बोलने की शक्ति। तो बोलने की शक्ति हमें ईश्वर ने एक वरदान की तरह दिया है, ठीक है। यही पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद से करें कि बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती, यानी वाक शक्ति कहने का मतलब क्या? बोलने की शक्ति, ठीक है। कि अगर मनुष्य में हमें वाक शक्ति नहीं होती यानी बोलने की शक्ति नहीं होती, तो सारी सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती। कैसी? गूंगी। यानी अगर सोचिए कि अगर किसी भी मनुष्य में अगर बोलने की शक्ति नहीं रहती, किसकी शक्ति नहीं रहती? बोलने की शक्ति नहीं रहती। अगर मान लेते कोई मनुष्य अगर नहीं बोल सकता, ठीक है, किसी में बोलने की शक्ति नहीं रहती, तो पूरा सृष्टि मतलब क्या होता है? संसार। क्या होता है? संसार। तो पूरा का पूरा संसार कैसा लगता? तो आपका गूंगी प्रतीत होती। कैसी? गूंगी प्रतीत होती। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, कौन कौन निकला है। तो देखो, बातचीत शीर्षक निबंध। बातचीत क्या है? तो एक निबंध है। किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट लिखा है। वाक शक्ति को जो है ना, वाक शक्ति का अर्थ क्या है? तो बोलने की शक्ति। क्या है? बोलने बोलने की शक्ति। आप इसको जब नोट करते रहिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। उसके बाद से है कि अगर हम में, अच्छा एक क्वेश्चन है, किस शक्ति के बिना, ठीक है ना, किस शक्ति के बिना, किस शक्ति के बिना सारी सृष्टि सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। तो किस सृष्टि के बिना किस शक्ति के बिना? तो वाक शक्ति के बिना। किस शक्ति के बिना? वाक शक्ति के बिना। वाक शक्ति का अर्थ क्या होता है? तो बोलने की शक्ति, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो सारी सृष्टि जो है वो कैसी प्रतीत होती? तो गूंगी प्रतीत होती, ठीक है। लोग अवाक होने, अवाक मत होता है चुप, गूंगा, ठीक है ना, कि अवाक होने के कारण किसी कोने में बैठे रहते और अपना सुख दुख जो है वह किसी से कह सुन नहीं पाते। सभी मनुष्य जो है वह जानवर की भांति लगते, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा कि बालकृष्ण भट्ट क्या कहते हैं वाक शक्ति के बारे में। तो बालकृष्ण भट्ट वाक शक्ति के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो सारी सृष्टि जो है वो गूंगी, यानी अगर मनुष्य नहीं बोल पाता तो सारी सृष्टि संसार गूंगी प्रतीत होती। लोग अवाक होने के कारण किसी कोने में बैठे रहते, अपना सुख दुख किसी से कह सुन नहीं पाते, ठीक है। और सभी जानवर क्या मनुष्य की भांति लगते। यही बात जो है वो बालकृष्ण भट्ट समझा रहे हैं। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से देखते रहिएगा, कल इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। कह रहे कि वे कहते हैं, वे कहने का मतलब कौन? लेखक बालकृष्ण भट्ट। वे कहते हैं जैसे जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत की आवश्यकता होती है। यानी बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं कि जैसे जिंदगी को मतलब मजेदार बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत की भी आवश्यकता होती है। अगर बताइए कि अगर हम लोग खाते पीते सिर्फ और चुपचाप से बैठे रहते तो फिर अच्छा लगता? नहीं लगता। तो वही है कि हम लोग को जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए तो खाने पीने तो चाहिए, खाना पीना चाहिए, चलना फिरने घूमने सब चाहिए, लेकिन उससे भी आवश्यक है हमें बातचीत। अगर बातचीत नहीं करते तो ये पूरा दुनिया जो है ना वो अवाक रहता, गूंगा रहता। जैसे में एक नाम दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा रॉबिन्सन क्रूसो। क्या नाम है? रॉबिन्सन क्रूसो। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्षों तक, ये भी क्वेश्चन है, किसको? तो रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक
मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। उन्होंने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। किसके मुख से? फ्राइडे। कितने साल के बाद? 16 वर्ष के बाद। कितने? 16। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला। कितना? 4। सबसे पहले कि किसे, मतलब आप चारों क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। सबसे पहले कि किस व्यक्ति को, ठीक है ना, किस व्यक्ति को 16 वर्षों तक, किस व्यक्ति को 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला, ठीक है ना, मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। तो किसको? तो रॉबिन्सन क्रूसो। क्या नाम है? रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों तक? तो 16 वर्षों तक जो है वह मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने कितने वर्ष के बाद मनुष्य के मुख को देखा था? तो 16 वर्ष के बाद। कितने? 16 वर्ष के बाद। मतलब आप ऐसे समझिए कि उन्होंने 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य के मुख को देखा ही नहीं था, अर्थात वह किसी से बातचीत नहीं किया था। इसका मतलब अर्थ यह निकल रहा है, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखते हैं। किस व्यक्ति को 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख को देखने को नहीं मिला था? तो रॉबिन्सन क्रूसो को। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक बातचीत नहीं किए थे, अर्थात मनुष्य के मुख को नहीं देखे थे? तो 16 वर्षों तक। कितने वर्ष के बाद वह 16 मतलब कितने वर्षों के बाद जो है वह किसी व्यक्ति के मुख को देखा, अर्थात उनसे बातचीत किए? तो 16 वर्ष के बाद। और उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो फ्राइडे, ठीक है। यानी रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के बाद जो किसके मुख से पहली बार बात सुना? तो फ्राइडे के मुख से। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक वाला क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन बोल ही दिए। कल इसको हम लोग टेस्ट में भी देख लेंगे। चलिए, ये वाला भी लाइन से 4-5 क्वेश्चन निकलेगा कि हमारे मन में, कह रहा है कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, ठीक है ना। क्या चीज? मवाद या धुआं। मवाद या धुआं कहने का मतलब है कि दुख वाली बात, पीड़ा वाली बात, ठीक है ना, दुख वाली बात। तो आगे है कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए, किसके जरिए? बातचीत के जरिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, उसके बाद से फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे है, और फिर ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है ना, कि बातचीत के जरिए क्या बनकर? तो वाष्प या भाप बनकर बाहर निकल जाता है, जिससे चित, चित मतलब होता है मन, क्या हो जाता है? तो हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। ये 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और चौथा यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए वाष्प या भाप बनकर बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा मन क्या होता है? हल्का एवं स्वच्छ। यानी क्वेश्चन बनेगा कि बातचीत के जरिए वाष्प या भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मवाद या धुआं। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि बातचीत के जरिए वाष्प या भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो वाष्प, मवाद या धुआं। अगला दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है तो बातचीत के जरिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से बन जाएगा कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह किसके जरिए? तो आप कहिएगा बातचीत के जरिए। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब है कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए क्या बनकर बाहर निकल जाता है? तो आप कहिएगा वाष्प या भाप बनकर बाहर निकल जाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ से नोट कीजिएगा कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए वाष्प या भाप बनकर जब निकल जाता है बाहर तो हमारा मन यानी हृदय, मन कैसा हो जाता है? तो हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। ये आप चारों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यहाँ से देखते हैं तो बातचीत का एक खास तरह का मजा है, यानी आगे लिखते हैं बल्कि स्मट की बातचीत का एक खास तरह का मजा है। जिनको बातचीत की लत लग जाती है वे अपना खाना पीना भी छोड़ बातचीत में लग जाते हैं। यानी बातचीत का एक अपना ही मजा रहता है कि जिसको अगर बातचीत का आदत लग जाता है तो क्या करता है? अपना खाना पीना छोड़कर और इस बातचीत में जो वो लग जाते हैं, यानी वो खाना पीना भी इसके पीछे छोड़ बैठते हैं। बातचीत में इतने जो है लुभा लेने की ताकत है। चलिए, यहाँ पे कि घरेलू बातचीत जो है वो मन रमाने का ढंग है। यानी घरेलू बातचीत कहते हैं कि घर की बातचीत, जैसे हमें कोई साधारण सी बात हो गया तो घरेलू बातचीत हो गया। लेकिन स्पीच, स्पीच होता है भाषण। क्या होता है? भाषण। तो ये जो घरेलू बातचीत है तो मन रमाने का ढंग था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा
कि मन रमाने का ढंग कहाँ है, तो घरेलू बातचीत। ठीक है, स्पीच का उद्देश्य है सुनने वालों के मन में जोश एवं उत्साह जो है पैदा कर देना। तो क्वेश्चन पूछे किसका उद्देश्य है, तो स्पीच का। तो फिर स्पीच का उद्देश्य क्या है, तो सुनने वालों के मन में जोश एवं उत्साह पैदा कर देना। ठीक है, मतलब जैसे कोई भाषण देता है, तो भाषण में अगर मान लेते हैं कि वो ऐसे जोश भर देता है, एक ऐसा ऐसा बात करता है कि लगता है कि जनता तुरंत ताली बजा दे, एकदम उसके अंदर जोश आ जाए, तो वही भाषण है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं कि सुनने वालों के मन में जोश एवं उत्साह पैदा कर देना। देखिए कह रहे हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं। ठीक है ना, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि मनुष्य के गुण दोष का, ठीक है ना, मनुष्य के गुण दोष का पता कैसे चलता है, कैसे चलता है। तो मनुष्य के गुण दोष का पता कैसे चलता है, तो याद रखिएगा बोलने से। मतलब ऐसे जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा तो उसके बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वहीं के मनुष्य के गुण दोष का पता कैसे चलता है, तो बोलने से। कैसे, बोलने से। ठीक है, उसके ऐसे करें कि बेन जॉनसन, देखिए एक नाम है बेन जॉनसन। क्या नाम है, बेन जॉनसन। ठीक है, तो करें कि एक बेन जॉनसन नाम के व्यक्ति रहते हैं। कौन रहते हैं, बेन जॉनसन। ठीक है, तो एक बेन जॉनसन नाम के व्यक्ति रहते हैं। अब करे कि जो बेन जॉनसन थे ना, उन्होंने कहा था बातचीत के संबंध में बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो ये कितना अच्छा बात बोले हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी है ऑब्जेक्टिव में भी है। क्वेश्चन पूछेगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसका विचार है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसका विचार है, तो आप बोलिएगा बेन जॉनसन। देखिए यहाँ से कंफ्यूजन आप दूर कीजिएगा कि जैसे कहेगा बोलने से, ठीक है ना, क्या कहेगा बोलने से, तो यहाँ पे आ जाएगा बेन जॉनसन। ठीक है, बोलने से तो बेन जॉनसन। ठीक है, वहीं बातचीत के संबंध में एक और नाम रहता है अंग्रेजी साहित्य के, जिनका नाम रहता है एडिसन। क्या नाम रहता है, एडिसन। ठीक है, तो एडिसन का क्या विचार था, देखिए कि बातचीत के संबंध में एडिसन का विचार था, मत होता है विचार, ठीक है, अपना अपना राय। तो एडिसन का मत था, विचार था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछेगा कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका विचार था, तो एडिसन का। किसका, एडिसन का। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि असल 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 बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है, तो असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है, तो दो। ये बात किसने कहा था, कि एडिसन। किसने, एडिसन। अगर कहेगा कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसा होता है, तो आप कहिएगा बोलने से। कैसे, बोलने से। ये किसने कहा था, तो बेन जॉनसन। किसने कहा था, बेन जॉनसन। तो इस सब पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। तो यहाँ से हम लोग एडिसन का विचार देख रहे थे। एडिसन का जो है वह विचार है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, क्योंकि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। यानी जाहिर सी बात है कि जब दो आदमी होंगे तो एकदम दिल खोल के बात करेंगे, जो मन में होगा वह एक दूसरे से कह सुन लेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति आ जाएंगे तो वो बात को बंद कर देंगे, कि उसको डर हो जाता है कि कहीं बात खुल ना जाए, जाकर दूसरे चौथे से ना बता दे। ठीक है, तो इसीलिए जो असल बातचीत होता है वह सिर्फ कितने व्यक्तियों में हो सकता है, दो व्यक्तियों में हो सकता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए कि जब तीन होते हैं तो दो की बातों कोसों दूर चली जाती है। अच्छा, इसको आप समझिए कि जैसे दो व्यक्ति है तो एकदम दिल से बात कर रहे हैं, जो मन में उसको बता रहे हैं। लेकिन अगर सोचिए कि जैसे राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं, तब तो वहां से मोहन चले आता है। तो राम और श्याम को डर हो जाए कि बात जाकर किसी दूसरे से बता देगा, तो बात को क्या कर देंगे, वो छोड़ देंगे, यानी उसको कोसों दूर कर देंगे। अब यहाँ पे कहा कि 6 कानों में पड़ी बातें क्या होती है, खुल जाती है। कितने कानों में, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है, कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। तो कितने कानों में, तो 6 कानों में। कितने, 6। अगर व्यक्ति कहेगा तो तीन व्यक्ति, तो कैसे, तो देखो एक व्यक्ति के पास कितना कान, तो 2 कान। ठीक है, तो तीन व्यक्ति के पास तीन व्यक्ति के पास कितना हो जाएगा, तो 3 गुनी 6। तो 6 आपका कान हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 6 कानों में पड़ी बात क्या होती है, वह खुल जाती है।
देखो, आगे देखते हैं, तीन व्यक्ति की बातचीत अंगूठी की नक से मानी जाती है, तो क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा देखिए, असल बातचीत कितने व्यक्ति में हो सकती है, तो असल बातचीत दो व्यक्तियों में। कितनी कानों में पड़ी बातें खुल जाती है, तो कितनी कानों में पड़ी बातें, तो 6 कानों में। अगर व्यक्ति कहेगा तो 3 व्यक्ति। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछेगा कि कितने व्यक्ति की बातचीत अंगूठी की नक से मानी जाती है, फिर मानी गई है, तो 3 व्यक्ति की बातचीत, ठीक है। उसके बाद से आगे पॉइंट देखिए, कहे कि 4 से अधिक की बातचीत राम रमोल, यानी ऊपर एक नहीं होता औपचारिकता, वहां पे नहीं रहा जाता है, ठीक है। तो 4 से अधिक की बातचीत क्या कहलाएगी, तो राम रमोल कहलाती है। क्या कहलाती है, राम रमोल कहलाती है। अब यहाँ से हम लोग आगे पॉइंट आते हैं और समझते हैं बातों का मुख्य प्रकरण। यानी इसका जो है ना, कौन से व्यक्ति कौन से बात करते हैं, तो उसी का हम लोग प्रकरण करते हैं। जैसे में जब दो बूढ़ों मिलते हैं ना, जब दो बूढ़े व्यक्ति मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, तो जमाने की शिकायत करते हैं। वे अपने समय के ऐसी दास्तान शुरू करेंगे जिसमें 4 सच और 10 झूठ होगा। यानी जब दो, मतलब ऐसे समझो कि दो बूढ़े मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, तो अधिकांशतः क्या होता है, अब देखिएगा कि जब दो बूढ़े मिलेंगे तो जमाने की शिकायत करेंगे, या फिर अपने बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करेंगे जिसमें 4 सच और 10 झूठ होगा। नौजवानों की शिकायत करेंगे, या फिर अंग्रेजी जो राज्य रीति रिवाज का क्या करेंगे, अनुमोदन करेंगे, ठीक है। तो दो बूढ़ों की बातचीत का मुख्य प्रकरण था। जैसे ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि दो बूढ़ों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या है। जैसे ए में दे दिया जमाने की शिकायत, दो में दे दिया नौजवानों की शिकायत, सी में दे दिया अंग्रेजी राज्य रीति रिवाज का अनुमोदन, और डी में दे दिया इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। वैसे ही अगर सोचिए कि अगर दो बूढ़ियों की बातचीत हम लोग समझते हैं कि जब दो बूढ़ी मिलती है तो वह क्या बातचीत करेगी, तो दो बूढ़ियों की बातचीत का है। अगर दोनों बूढ़ी अगर बहू बेटी वाली हुई, मतलब अगर दोनों बूढ़ी की अगर बहू बेटी है, तो वो अपने बहू और बेटे का गिला शिकवा करेगी। जैसे मान लेते हैं कि कहेगी कि मेरा बेटा कमा के नहीं देता है, चाहे मेरा जो बहू है वो समय से खाना नहीं देती है। तो ये दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है कि दो बूढ़ी जब मिलेगी तो यही सब बात होगा। ये बिरादराने का जो ऐसी कोई रमरसरा छोड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल कर वह लड़ने लगेगी, ठीक है। यानी आपस में बात करते करते अंत में कोई ऐसी बात कह देगी जिससे वह, उसका दांत आप देखेंगे बुढ़िया लोग का, ठीक है, तो अपने दांत निकाल के जो से लड़ने लगेगी। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या है, तो बहू बेटे का गिला शिकवा करना, ठीक है। और दो बूढ़ों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या है, तो समझिए कि जमाने की शिकायत करना, नौजवानों की शिकायत करना, अंग्रेजी राज्य रीति रिवाज का अनुमोदन करना। देखो, अगर लड़कों की बातचीत का हम लोग बात करते हैं कि लड़का, अगर मान लेते हैं कि वो लड़का खिलाड़ी हुआ तो बात क्या करेगा, तो अपनी अपनी तारीफ करना। अगर अगर लड़का की बातचीत का हम लोग बात करें, तो अगर लड़का होगा तो क्या करेगा, अपना अपनी तारीफ करेगा कि मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, मैं रोहित शर्मा हूँ, ठीक है। तो ऐसे खेल की मतलब अपना अपना जो है तारीफ करेगा, अपना कंपेयर दूसरे खिलाड़ी से करेगा, प्लेयर से करेगा। अगर वही लड़का अगर स्कूल यानी विद्यार्थी हुआ, क्या हुआ, विद्यार्थी यानी पढ़ने वाला हुआ, तो अगर लड़का पढ़ने वाला होगा तो उस्ताद यानी जो उनके शिक्षक है, ठीक है ना, उस्ताद का शिकायत या तारीफ करना, दोस्त का गुण अवगुण निकालना। पढ़ने में तेज हुआ तो किसी को अपने सामने ना गिनेगा, वहीं कमजोर हुआ तो बिल्ली को भी गुरु मानेगा, ठीक है। ये लड़का का जो हुआ मुख्य प्रकरण हुआ। अगर लड़का खिलाड़ी होगा तो अपना अपना तारीफ करेगा, अगर वो पढ़ने वाला हुआ तो अपने गुरु का शिकायत करेगा या तारीफ करेगा, दोस्त का गुण अवगुण निकालेगा। और पढ़ने में तेज हुआ तो अपने आप को हीरो समझेगा, कोई अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनेगा। और कमजोर हुआ तब तो कमजोर को भी अपना गुरु मान लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो सहेली की बातचीत देखिएगा, तो इनकी बातचीत में समुद्र का रस उमड़ पड़ता है, और ये वाला आपका जो है वह महत्वपूर्ण है, ठीक है। पूछेगा कि किसकी बातचीत में समुद्र का रस उमड़ पड़ता है, तो दो सहेली। आप देखिए कि जब दो लड़की जो है वह सहेली बातचीत करने लगती है तो समझो कि रस का समुद्र जो है उमड़ पड़ता है। देखिए आगे पॉइंट है, लेखक तो कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर पाया जाता है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है, तो आप कहिएगा यूरोप के लोगों में पाया जाता है। कहाँ के लोगों में पाया जाता है, यूरोप के लोगों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से आगे देखिए। अच्छा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब होता है कला, सॉरी बातचीत, क्या होता है, बातचीत। कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है, बातचीत।
ऑफ मतलब होता है का, आर्ट मतलब होता है कला। तो आप इसको उल्टा पढ़िए, बातचीत का कला। इंग्लिश से ही ना होता है, सेंटेंस को हम लोग उल्टा लेकर चलते हैं। तो बातचीत का कला। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? तो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। इसकी पूर्ण शोभा यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की पूर्ण शोभा कहाँ है? तो विद्वान मंडली प्रवीण, काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसकी प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है, मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता क्या है? तो चतुराई से बात करना। मतलब उसमें हर एक व्यक्ति ऐसे बात करते हैं ना कि लगता है कि उसकी मतलब बड़ाई कर देते हैं। तो वही चतुराई से बात करना, वही एक कला होता है, यूरोप के लोगों में पाया जाता है। ठीक है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाई जाती है? तो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की पूर्ण शोभा किसमें है? तो काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में। इनके प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सुहृद गोष्ठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुहृद गोष्ठी। यानी कान को सुनकर जो अत्यंत सुख मिलता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सुहृद गोष्ठी कहेंगे। अंत में भट्ट जी ने, यानी जो बालकृष्ण भट्ट है लेखक, ठीक है, लेखक, अंत में लेखक जी कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बातचीत कर ले। बातचीत का उत्तम तरीका यही है। सब्जेक्टिव में भी ये वाला हम लोग प्रश्न देखें कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो बातचीत का उत्तम तरीका जो है वह क्या है? तो बातचीत का उत्तम तरीका है कि हम अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बातचीत कर ले। ये बात सही है। जैसे मान लेते हैं कि हम अपने मन से अगर बात कर लेंगे, तो समझिए कि यही उत्तम बातचीत है। अगर हम किसी दूसरे से बातचीत करेंगे, कहीं मुंह से अपशब्द निकल जाए या फिर उससे झगड़ा हो जाए, कुछ वाद विवाद बढ़ जाए, ठीक है, तो उससे बढ़िया है कि हम लोग अपने आप से ही बातचीत कर ले। यही जो है सबसे उत्तम तरीका होता है। इसी को यहाँ पे सारांश में लिखा गया है कि बातचीत करने का सबसे उत्तम जो प्रकार है वो आत्मवार्तालाप है। क्या है? आत्मवार्तालाप। आत्मवार्तालाप का मतलब है कि हम अंदर ऐसी शक्ति, हम अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम खुद यानी स्वयं से बात कर सकें। ऐसे करने से हमारे क्रोध पर नियंत्रण रहेगा और किसी से वैर यानी दुश्मनी नहीं होगी। इस प्रकार हम सर्वप्रथम नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। ठीक है। तो हम नवीन संसार की रचना कैसे कर सकते हैं? तो अपने अंदर जो है, अपने अंदर बातचीत करके, किसी दूसरे से बातचीत नहीं करके। अच्छा, क्वेश्चन पूछे प्रपंचात्मक संसार की सबसे बड़ी भारी आईना क्या है? तो आप कहिएगा हमारी भीतरी मनोवृत्ति। ठीक है ना? क्या है? मनोवृत्ति। यानी हमारा जो मन है वह सबसे बड़ा भारी आईना है। ठीक है। जो प्रति क्षण कैसे कैसे तो नए नए रंग दिखाया करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्रपंचात्मक संसार की जो सबसे भारी आईना क्या है? तो मनोवृत्ति है। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे कैसे मनोवृत्ति, जो कैसे कैसे रंग दिखाया करते हैं? नए नए। ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर का जो सारांश है, सारांश जो पूरा कंप्लीट हो गया। देखो, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर 12 क्लास में है, अगर आप 12 क्लास में हैं, तो आपको जो है वो किसी भी विषय में दिक्कत है तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और क्लास लेने के लिए आप इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर जो आप कांटेक्ट कीजिए। एग्जाम की तैयारी जो है सिर्फ आपको 3,000 में कराई जाती है। ठीक है ना? यहाँ से आप इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा। 775 775 775981127 ठीक है। इस पे पूरे आपको जानकारी क्लास के बारे में दे दी जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में एमसीक्यू और प्रश्न उत्तर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं कल।